नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन के बीच जो विवाद था, क्या वो खत्म हो गया? कौन हारा? भारत हारा या चीन हारा? चीन कुछ पीछे हटा है और हम भी पीछे हटे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी ही ज़मीन से पीछे नहीं हटे हैं? और अगर हम अपनी ही ज़मीन से पीछे हटे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसका क्या कारण है? दरअसल लद्दाख और चीन की सीमा को लेकर, तिब्बत की सीमा को लेकर जो विवाद है वो नया नहीं है। वो 1962 में भी था और आज भी है। गलवान घाटी से 1962 में भी चीन पीछे हटा था और अब भी पीछे हट रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि असल में चीन अपनी पुरानी नीति पर चल रहा है, माओ त्से तुंग की नीति, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। यानी 2 कदम आगे, कुछ लंबी दूरी तक वो आगे आता है और फिर थोड़ा सा पीछे हट जाता है और जो पीछे बची हुई जगह है उस पर अपना कब्जा साबित कर देता है। क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार को। हरि जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरि कुमार न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं दिल्ली में। इसके अलावा जो भारत और चीन विवाद है उस पर गहरी नज़र रखते हैं, बहुत गहराई से उसकी जांच पर पड़ताल करते रहते हैं। हरि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो मैं बहुत सीधा सवाल आपके सामने रखता हूं कि किसकी जीत हुई और किसकी हार? क्या भारत सचमुच जीत गया है, चीन पीछे हट गया इसलिए? आज की स्थिति में ये कह पाना वाजिब नहीं होगा कि कोई जीत गया कोई हार गया। आज की स्थिति ऐसी नहीं है, इसीलिए ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक पैक्ट है और इस पैक्ट की 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस में पहली स्टेज है कि आप जो आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन पे आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उससे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना है। दूसरी स्टेज है कि जो आपने अपने इतने सारे ट्रूप्स और मशीनरी, आर्टिलरी, इन्फेक्ट्री वहाँ पर उस छोटी सी जगह में बिल्कुल एकदम से इकट्ठा कर लिया, उसको थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करना, उसको थिन आउट करना है। और तीसरी जो इसकी स्टेज है वो ये होगी कि भाई आप जो 1 अप्रैल का स्टेटस है उसको रेस्टोर करें। अभी 3 स्टेज में हम लोग अभी पहली स्टेज में कुछ पॉइंट पर, वो भी 7 जगहों पर चाइना की तरफ से इंट्रूजन था, उन 7 जगहों पर कुछ जगहों पर ये सफलता मिली है कि दोनों तरफ की सेनाएं हैं 1-1, 1.5 किलोमीटर पीछे हटी हैं। उसकी वजह से 2-3 किलोमीटर का एक बफर जोन क्रिएट हुआ। सब जगह नहीं हो पाया, अभी ये पेंगोंग लेक में नहीं हो पाया, कुछ कह रहे हैं हॉट स्प्रिंग में हो गया, कुछ कहते नहीं हो पाया। गलवान में बताते हैं कि गलवान वैली में ये हुआ है कि दोनों सेनाएं लगभग 1-1.5 किलोमीटर पीछे हटी हैं, तो 2-3 किलोमीटर का वहाँ पर वो ये एक बफर जोन हुआ है। अब इस स्थिति के चलते आज की डेट में ये कह पाना कि कौन जीत गया कौन हार गया, ये बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, ये 3 स्टेज का पैक्ट है, इस पूरे पैक्ट को इम्प्लीमेंट करने में अभी समय लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं। 2-3 महीने के बाद अगर मान लीजिए आप पुरानी 1 अप्रैल वाली जो स्टेटस को वाली पोजीशन थी उस LAC को आप रेस्टोर कर लेते हैं और जो पुरानी पोजीशन है उन पे दोनों की सेनाएं आके बैठ जाती हैं, तो निश्चित रूप से भारत की जीत होगी। और अगर वो नहीं हो पाता है, फिर ये देखना पड़ेगा कि फिर एक्चुअल LAC क्या चेंज हो रही है, क्या LAC हिंदुस्तान की तरफ खिसक रही है, क्या चाइना की तरफ खिसक रही है, कितना खिसक रही है, कौन से स्पॉट पर खिसक रही है, वो सारी चीज़ें देख के तब ये कहा जाएगा किसको क्या मिला। हरि जी, 1962 का एक हेडलाइन जो है इन दिनों एक अखबार का, एक बड़े अखबार का काफ़ी व्हाट्सएप पर घूम रहा है और उसमें भी यही हेडलाइन था कि गलवान घाटी से चीन पीछे हट गया। तो जो 1962 में स्थिति थी वो स्थिति भी आज बहाल नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो मतलब इसका सीधा मतलब है कि भारत जो है वो एक तरह से चीन के सामने, भारत के जो नेता हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात साफ करना चाहूँगा कि भारत की सेना अलग है। भारत की सेना 1962 में भी लड़ी। भारत की सेना जो है पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध भी लड़ी और शानदार जीत हासिल की। 1965 का युद्ध भी पाकिस्तान से लड़ करके हमने शानदार जीत हासिल की थी। तो सेना की वीरता अलग है, लेकिन राजनीतिक मुकाम पर जो हमारी असफलता है वो बहुत साफ दिखाई दे रही है, खासतौर पे इस सरकार के दौरान। कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं, कुछ हद तक ये ठीक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट है और बॉर्डर डिस्प्यूट अल्टीमेटली सेनाओं ने ही लड़ना है। बड़े उस पर जो डिप्लोमेटिक लेवल है उस पर मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें कई लेवल पे इंटरेक्शन चल रहा है चाइना के साथ में। आप पहले मिलिट्री का लेवल ले लीजिए, कर्नल और उसके समकक्ष अधिकारी बात करते हैं। हमारे एक व्यवस्था है BPM की, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स की, एक दूसरे के बॉर्डर की तरफ जाके स्पॉट्स बने हुए 6-7 स्पॉट्स बने हुए हैं, 4 स्पॉट्स हैं, उनमें जाके दोनों के एक दूसरे से मीटिंग करते हैं।
कर्नल के बाद में ब्रिगेडियर लेवल पे मीटिंग होती है, मेजर जनरल के लेवल पे मीटिंग होती है, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे मीटिंग होती है, और ये चारों के चारों लेवल पे आजकल मीटिंग हो रही है। अगर आप डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें तो एक है हमारा वर्किंग कंसल्टेशन ग्रुप, बॉर्डर वर्किंग कंसल्टेशन ग्रुप, उसमें जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के और जो उनके समकक्ष चाइना से हैं वो बात करते हैं। उसके बाद में फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर बातचीत चलती है। उसके बाद में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोनों कंट्री ने एक एक बड़े बड़े अधिकारियों को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तय किया हुआ है कि ये बॉर्डर को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ से NSA डोवाल साहब हैं, चाइना से भी उन्हीं के एक समकक्ष अधिकारी है, उन दोनों की भी बातचीत हो रही है। तो अब ये मल्टीपल लेवल पे बातचीत चल रही है और ये एक बड़ा कंसोलिडेटेड सा पैक्ट है। अब आज की डेट में ये कह पाना कि इस पैक्ट के बेसिस पे कि साहब घुटने टेक दी, हाँ कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि बहुत ही पैनी नज़र इन सब चीज़ों पर रखते हैं, जैसे कि अजय शुक्ला हैं, जनरल पनाग हैं, हुडा साहब हैं, राहुल बेदी हैं। इन लोगों ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि साहब ये LAC का करेक्टर चेंज होता दिख रहा है, LAC का चेंज करेक्टर होता दिख रहा है, और अगर इंडिया इसमें सख्ती से पेश नहीं आएगा तो LAC इंडिया की तरफ खिसक जाएगी। अब ये क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये धीमे धीमे अनफोल्ड होएगा जब फाइनली, अभी तो ये सिर्फ 1 या 2 स्पोर्ट पे सेनाएं थोड़ा थोड़ा पीछे हटी है। अब चाइना ये कहता है कि हम वहां से पीछे हटेंगे जहां पर हम बैठे हुए थे। वो ऑलरेडी हमारी टेरिटरी में बैठे हुए थे, ऑलरेडी कहीं पे 2 किलोमीटर, कहीं पे 3 किलोमीटर, कहीं पे 4 किलोमीटर हमारी टेरिटरी में बैठे हुए हैं। वो अगर वहां से 2 किलोमीटर पीछे चले भी जाते तभी भी हमारी टेरिटरी में बैठे हुए हैं। अब वो उनकी पॉलिसी है चाइना की, बहुत पहले से शुरू से पॉलिसी, 60 से पॉलिसी है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, तो आपका नेट गेन 1 स्टेप का हो जाता है। अब ये इंडिया क्या इसमें डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली क्या इसमें सक्षम होएगा कि नहीं होएगा कि उनको 1 अप्रैल की पोजीशन पे वापस लौटा दे, ये देखने वाली बात है। नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब चाइनीज़ फोर्सेस आगे की तरफ बढ़ रही थी तो जो अभी गोपनीय जानकारियाँ मिल रही हैं कि भारतीय सेना को इसकी पूरी जानकारी थी, और उस समय आगे बढ़ कर के रोकने के लिए राजनीतिक निर्देश नहीं मिला। नतीजा ये है कि हमारी सेना जो है वो जिस पोस्ट तक थी वहाँ तक रुकी रही और वो आगे बढ़ कर के चले आए। तो क्या ये राजनीतिक फेल्योर नहीं है? देखिए, हम लोग कह देते हैं राजनीतिक फेल्यूर है, और कुछ हद तक ये सेना के लेवल पे भी फेल्यूर है। हम लोग ये भी सेना है, सक्षम है, ये है वो है, वो सब करके उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। क्या कारगिल में सेना का फेल्यूर नहीं था? क्या यहाँ पर सेना का फेल्यूर हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये इसके कारगिल में इस बात की सूचना बार बार जो है सेना के लोग और जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं और जो इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे रहा था कि वहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन राजनीतिक निर्णय उस समय भी नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि वो पूरी तरह से आके बैठ गए, क्योंकि तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और वो जो है वो दोस्ती निभाना चाहते थे। उनको वो बस से उनको पाकिस्तान जाना था और फिर वहाँ के राष्ट्रपति जो है मुशर्रफ, उनका मुशर्रफ उस समय नहीं थे, उस समय तो उसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे। तो ये सब लोग जो हैं चुपचाप देखते रहते हैं और आखिर में जब वो आ जाता है दुश्मन दरवाजे पर, तब जो है इनको लगता है कि अब तो आ गया, और फिर कुछ बातचीत और कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। आखिर 20 जवान हमारे मरे हैं, शायद हम पहले से अगर तैयार होते तो ये नौबत नहीं आ सकती थी। अभी हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार से, जो चीन और भारत के मामलों के विशेषज्ञ हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में वो अपने व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हो रहे हैं। हरि जी, हम सेना की भूमिका पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं फिर आता हूँ राजनीति की भूमिका। अगर आप देखें तो बार बार हमारे सामने जो है राजनीतिक विफलताएं सामने दिखाई देती हैं। आप वाजपेयी जी के समय में याद कीजिए, जब करगिल युद्ध हुआ था, करगिल में जो पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट था उसकी सूचना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी इंटेलिजेंस सब लोग दे रहे थे, पर वाजपेयी जी ने समय पर फैसला नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि जब ऊपर आके बैठ गए, क्योंकि उस समय वाजपेयी जी जो हैं उस समय के राष्ट्रपति, उनके साथ संबंध ठीक करना चाहते थे। भारत में भी ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जब चीन ने फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू किया तो सेना के लोग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बार बार ये सूचनाएं भेज रहे थे, लेकिन उस पर निर्णय नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि वो LAC जो डिफाइंड है उसके भीतर आ गए, भारत के भीतर आ गए, और उस जितना भीतर आए हैं, अगर 4 किलोमीटर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, यानी 2 किलोमीटर भारत की ज़मीन दबा के ही रखेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैक्ट एक कंसोलिडेटेड पैक्ट है, 3 स्टेजेस का पैक्ट है। पहली स्टेज में आपको जो 2-2 किलोमीटर, 1-1, 1.5 किलोमीटर पीछे जाना है। दूसरी स्टेज में आपको अपनी सेनाएं और इन्फेंट्री और
उसको कम करना है, तोपखाने को वहाँ से कम करना है, आर्टिलरी को कम करना है, और तीसरी स्टेज में आपको 1 अप्रैल को जो LAC थी उसको रेस्टोर करना है। अब इसका जो सबसे पेचीदा जो स्टेज है वो तीसरी स्टेज है, क्या आप 1 अप्रैल को जो LAC थी उसको रेस्टोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर वो आप कर पाते हैं तो ये फिर सारा का सारा फैसला एक तरीके से भारत को अपने फेवर में मानना चाहिए कि इतना सीरियस इंट्रूजन हुआ था, उसके बावजूद भी चीनी सेनाओं का आप अपने डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के माध्यम से पीछे भेजने में सफल रहे। और अगर कहीं LAC का कैरेक्टर चेंज होता तो वो फिर भारत की एक तरीके से हार होगी, कूटनीतिक हार भी होगी, मिलिट्री हार भी होगी, पॉलिटिकल हार भी होगी। अगर LAC का जो कि 1 अप्रैल को एग्जिस्ट करती थी उसके कैरेक्टर में कहीं जरा सा भी चेंज आता है, उन 7 पॉइंट पे जहाँ जहाँ इंट्रूजन हुआ, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो पैंगोंग हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो गोगरा हाइट्स हो, चाहे वो डेप्सांग के प्लेन्स हो, जहाँ जहाँ भी कहीं हो, तो वो 1 अप्रैल वाला स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान के मामले में उन्होंने एक बार कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे, ठीक है, और वो बालाकोट का जिक्र एक तरह से संदर्भ ले रहे थे। अब क्या हो गया? अब तो अपने घर, हमारे घर में घुस आया है तो हमारे जवानों को मार दिया, लेकिन वो कोई कार्रवाई तो दिखती नहीं है। जहाँ तक घर में घुसने की मारने वाली बात थी, वो एक जुमला था 2019 के चुनाव के लिए, और वो 2019 के चुनाव में उन्होंने बड़े जम के भुनाया उसको। बालाकोट में कौन सी स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक ने क्या डैमेज किया, उस स्ट्राइक ने कितने मिलिटेंट्स को मारा, कौन सा कैंप उसने तबाह कर दिया, आज तक तय नहीं हो पाया। जो सैटेलाइट की इमेज है वो कहीं कुछ नहीं बताते, उसमें कहीं पे कुछ 2, 4, 10, 20 पेड़ जरूर उसको डैमेज हुए बताए जाते थे। बालाकोट के पास एक जंगल में कुछ पेड़ों का डैमेज होना तो बताया गया, लेकिन कोई कैंप डैमेज हुआ हो, कुछ लोग मरे हों, कुछ ऐसा कुछ हो, ऐसा तो कुछ जो प्राइवेट सैटेलाइट है उनकी इमेज है। लेकिन वो एक जुमला था, वो दिया उन्होंने, और उसका इलेक्शन के उसमें बखूबी फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान और चीन डिफरेंट बॉल गेम्स है। पाकिस्तान और चीन में ग्राउंड रूल्स बिल्कुल अलग हैं। आप चीन के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, घर में घुस के मार लेंगे। आप अपने घर से तो बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके घर में कहाँ घुस के मार देंगे। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि चाइना 7 जगहों पर आपके, चाइना की सेनाएं 7 जगहों पर आपके घर में घुसी हुई हैं। आपके घर में घुसने का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि LAC के जो हिंदुस्तान की साइड है उसमें जहाँ पे इंडिया पेट्रोल करता था, जिस एरिया को इंडिया का पेट्रोल पॉइंट हुआ करते थे, वो वहाँ पे अब इंडिया पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा। उन्होंने वहाँ आके बैठ गए, इंडिया को पेट्रोल करने नहीं दे। तो आपके घर में घुसने में कहाँ आप किसी को किसी के घर में घुस के मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं, इलेक्शन के टाइम में उनकी एक यूटिलिटी होती है, कही जाती हैं। अब वही नरेंद्र मोदी अब तो कहीं कुछ ऐसा सुनने में उनका दिखाई दिया नहीं, अब बोल इस तरह की बात अब तो बोल ही नहीं, बोलते ही दूसरे लोग बोल रहे हैं, और बोलते भी हैं तो चीन का जिक्र नहीं करते हैं। बहरहाल अब वहाँ पे गए थे, उसमें नीमू में गए थे, चाइना का तो एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं फिर से ये जो हमारा जो लद्दाख में और चीन के बीच में जो भी समझौता एक हुआ है उस पर आता हूँ। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी, खुली चिट्ठी लिखी है सरकार को, और ये कहा है कि वहाँ जो है वो जो समझौता किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है। तो आपने वो चिट्ठी देखी होगी। देखिए, 150 से ज़्यादा लोगों ने उसमें साइन किए हैं। उसमें नेवी के लोग भी हैं, उसमें मिलिट्री के लोग भी हैं, और उसमें एयरफोर्स के लोग भी हैं, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर नीचे तक के लोग हैं। और वो लोग, उनके ज़्यादातर के नाम आप जानते नहीं हैं, वो अखबार में आर्टिकल नहीं लिखते हैं, वो TV स्टेशन पर नहीं आते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल लिंकेज नहीं है, किसी भी तरीके के बड़े न्यूट्रल लोग हैं। और वो इस सारे जो कुछ हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, वो सारी चीज़ों से दुखी होकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। एक तो उन्होंने चिट्ठी इस बात के लिए लिखी है कि सेना ने और सरकार ने इस इशू को हैंडल कैसे किया, किस तरीके से पब्लिक को बताया गया, किस तरीके से पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया गया, किस तरीके से प्रेस रिलीज ऐसे इशू की गई, किस तरीके से हर जगह डिलेड इन्फॉर्मेशन दी गई। उन चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने किया कि साहब, आर्मी ने कहा, पहले तो कहा कि कैजुअलिटीज़ हो रही, फिर कह रहे हैं कैजुअलिटीज़ बहुत साइड हो रही है, अपने स्टेटमेंट को आप चेंज कर रहे हो, टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप सोर्सेज के माध्यम से देते हो। तो सारी चिट्ठी जो है वो एक लोग जिन्होंने सेना को अपना जीवन समर्पित किया, उन्होंने अपनी हार्दिक पीड़ा का बयान किया उन चिट्ठियों, और वो बिल्कुल उनकी बातें सही हैं, एक एक शब्द अक्षर से वो सही बातें हैं उनकी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं हैंडल और कर पाई। उसकी कीमत जो है हमारे 20 जवानों को शहादत देकर के चुकानी पड़ी। तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक तरह से हमारी पॉलिटिकल हार है। ये अलग बात है कि चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो चीज़ों को अपने पक्ष में करने में और बदलने में माहिर हैं, तो हो सकता है कि चीन थोड़ा भी पीछे हट जाए, या हो सकता है अप्रैल की स्थिति आ जाए और फिर उसके बाद वो ये कहना शुरू करें कि देखिए चीन पीछे हट गया, क्योंकि चीन को भी मालूम है कि जो इसके पहले का समझौता है हमारा, उस समझौते के मुताबिक भी भारत की जो स्थिति अप्रैल में थी वही थी।
उसके आगे चीन ही आया है, भारत उनकी तरफ नहीं गया है। इस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने एक गलत बयान दिया कि ना कोई हमारे घर में घुसा है ना है। वो बयान गलत था, पता नहीं क्या सोच के प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया था, क्या उसकी बैकग्राउंड थी, कौन सलाहकार थे, क्या जरूरत थी उस बयान को देने की, वो मतलब समझ से बाहर कीजिए। एक बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि भाई चाइना ने आपकी किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं किया, वो बात एक्चुअली करेक्ट है, लेकिन ये कहना कि चाइना का कोई इंट्रूजन नहीं है, ये साफ साफ गलत था। जिस एरिया में आप पेट्रोल करते थे, आप जाते थे आते थे, पेट्रोलिंग करके अपना चले आते थे, वो LIC का आपका हिस्सा था। अब उस हिस्से में चाइना आया हुआ, आप कह रहे हो कि कोई इंट्रूजन नहीं हो रहा है, फिर बाद में उसके एक्सप्लेनेशन आया उस स्टेटमेंट और चीन ने उसका खूब फायदा उठाया। बहरहाल अगले देखिए, एक तो ये है कि ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर ये टकराव हुआ है, आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर के बाद तो ये वैसे ही नॉन इनहॉस्पिटेबल हो जाता है, नॉन एक्सेसिबल जैसा हो जाता है, रहना जाना मुश्किल हो जाता है। और उसके पीछे चीन ने अपने जहाँ अड्डे बनाए हुए हैं वो बड़े ठोस अड्डे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हटेंगे पीछे, और फिर चाहे हम जितनी वाहवाही ले लें। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी जो राजनीति है या प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है उसकी सरासर हार नहीं है? देखिए, विदेश नीति की तो सरासर हार हो रही है। आप इसको विदेश नीति के सारा शायद चाइना में कम, नेपाल में ज़्यादा हो रही है। नेपाल जो कि सदियों से आपका दोस्त रहा है, आपका पड़ोसी रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता है, सर चीज़ वहाँ की यहाँ से चलती हैं। आज देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बॉर्डर पे टेंशन आपके चल रहे हैं, टेरिटरी की क्लेम काउंटर क्लेम चल रहे हैं, बॉर्डर पे फायरिंग करके उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया। अभी कल की बात है, उन्होंने हमारे चैनल बंद कर दिए। तो रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? क्या विदेश नीति का हार नहीं थी, किसकी हार है? कौन सा नेबर आज हिंदुस्तान का ऐसा है जिससे आपके बहुत अच्छे, क्या श्रीलंका से बहुत अच्छे रिलेशन है, क्या बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिलेशन है, क्या भूटान से? अब भूटान का चाइना का विवाद चल रहा है, क्या भूटान ने इंडिया को कॉन्फिडेंस मिल गया किसी बात के लिए? कहीं सुना आपने कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी होगी, किसी को बुलाया होगा, कहीं कुछ कहा होगा भाई आइए पहले 2017 में आप डोकलाम में आप बिना बुलाए वहाँ चले गए। अब वो डोकलाम में सारी की सारी स्थिति जो है चाइना ने वो रेस्टोर कर ली जो उसको करना चाहता था। बिल्कुल। भूटान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि साहब हिंदुस्तान को हमने बुलाया था, हिंदुस्तान वहाँ, बल्कि भूटान के लोगों ने इस बात को बहुत बुरा माना। भूटान का जो रक्षा की जिम्मेदारी, भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी सॉवरन कंट्री है, वो आपको बुलाएगा तो सही ना, वो आपने अब वही रक्षा की जिम्मेदारी। अब जब ये काउंटर क्लेम चल रहे हैं, अब तो वो स्थिति नहीं, अब तो कहीं इंडिया जाके नहीं बैठ रहा। जब वो सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, भारत सरकार की है, भारत के सेनाओं की है। लेकिन वहाँ पर भी एक सूचना देना ज़रूरी है कि 2017 में वो जितना आगे आए थे, उन्होंने सड़क बनाना बंद कर दिया, लेकिन वो जहाँ पर आए थे वहाँ जम के बैठे हुए हैं। उन्होंने सड़क भी बना ली, सब कुछ कर लिया, सिर्फ आखिरी का जो 2-3 किलोमीटर का हिस्सा है उसको ब्लैक टॉप नहीं किया, सिर्फ उसको ब्लैक टॉप नहीं किया। बाकी जो 2017 से पहले की डोकलाम की सैटेलाइट की तस्वीरें हैं और जो अब सैटेलाइट की तस्वीरें जो चाइना वहाँ बनाना चाहता था वो उसने बना लिया, बस उसने लास्ट के हिस्से को ब्लैक टॉप नहीं किया, बस इतना फर्क। तो जाहिर सी बात है कि उस समय उससे भी, तो इसीलिए कौन से पड़ोसी से हमारे आज की डेट में कौन से पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे खासे? बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी इस बातचीत को ख़त्म करना चाहता हूं और एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भारत में एक रक्षा मंत्री भी है जिनका नाम श्री राजनाथ सिंह, इस पूरे प्रकरण से वो भी कहीं गायब है। बिल्कुल गायब है, अभी तक उनकी लेह की विजिट नहीं हुई। वो जाने वाले थे तो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए, ना उनका कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आता है, ना उनका, बस कई बार कभी कभी कह देते हैं मुँह तोड़ जवाब देंगे, वो उनका एक जुमला है अपना, यहाँ मुँह तोड़ जवाब देंगे, वहाँ मुँह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, फैक्ट ये है कि ये जो प्रेजेंट सरकार है ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ही चलती है। किसी मंत्री का कोई बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं कि पॉलिसी मेकिंग में तो कोई स्पेस है नहीं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग अलग से पोर्टफोलियो बना के प्रधानमंत्री ने अपने पास रखा हुआ है, तो इसलिए कोई मिनिस्टर किसी तरह की पॉलिसी बना नहीं सकते हैं वो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के बिना उसके। लेकिन वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो बिल्कुल पूरे इस एपिसोड से विजिबल हैं, इनविजिबल हैं, नदारद हैं, कहीं उनकी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई उनकी प्रेजेंस नहीं। जाहिर सी बात है। तो हरी जी, काफ़ी समय हो गया इसलिए हमें इस बातचीत को यहीं ख़त्म करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैं चलते चलते आप सब लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो आज जिस तरह की गोदी मीडिया का वर्चस्व दिख रहा है या कॉरपोरेट पत्रकारिता है किसी कोई साफ भूमिका नहीं है, उनके बीच में अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी जैसा जो चैनल है, जो पत्रकारिता है, वो कायम रहे, तो हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, आप हमारा जो सदस्यता अभियान है उसका हिस्सा बनिए। आपको इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, आप उसे दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हमारी सदस्यता हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए
बस इतना ही। हरि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।